Hello, good evening. Welcome you all to this video lecture, and this is part second of the previous video. ये कल वाले चैप्टर का पार्ट सेकंड है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन और उसकी टेरिटरीज को लेकर। कल हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे तरीके से क्या प्रोसेस है, क्या होता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इन सब के बारे में हमने एक विस्तार से डिस्कस किया था कल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, उनकी बात की जा रही है। बिसाइड दिस, राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, हाउ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से यूटी और स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, इन सब के बारे में बड़े लेवल पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। सबसे पहले बात की जाती है कि जो 82 एक तरीके से प्रिंसली स्टेट्स थे, इन सब का यूनिफिकेशन कैसे किया गया था। आज का एक टॉपिक ये भी है कि हाउ द प्रिंसली स्टेट्स यूनिफाइड, किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, क्या प्रोसेस अपनाई गई, किस व्यक्ति का इसमें बहुत बड़ा रोल था, क्या था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो बात यह है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब हम लोगों ने 1947 में आज़ादी पाई, जब हम लोग आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी, उन पॉलिटिकल यूनिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पॉलिटिकल यूनिट्स पर डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो हुआ था ब्रिटिश प्रोविंशियल एरियाज, एक था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंशियल एरियाज, कहने का मीनिंग ब्रिटिश प्रांत और इसके अलावा देशी रियासत जहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे, और ब्रिटिश प्रोविंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के या कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी। तो बात की जाती है देसी रियासत जो राजा के शासन के अधीन था, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से वह किसी भी तरीके से लिंक था। ब्रिटिश प्रांत की बात की जाती है जिसको ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग है ब्रिटिश सरकार के अंडर डोमिनेंस आने वाले राज्य, इन दोनों की बात की जाती है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड सेकंड प्रिंसली स्टेट्स। इन दोनों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इन सबको इंडिया के अंदर यूनाइट किया गया। मेन टॉपिक हमारा है कि एकीकरण कैसे हुआ, कैसे यूनिफाइड किया गया था देसी रियासतों को, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आने के बाद इसके अंतर्गत दो तरीके के चीज़ें, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट और एक पृथक प्रभुत्व रखने वाले देश, मतलब भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 एडवोकेटिंग अबाउट द टू स्टेट थ्योरी, फर्स्ट इंडिया एंड सेकंड पाकिस्तान, मतलब दो देशों का निर्माण हुआ। टू स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, फर्स्ट इंडिया एंड सेकंड इज पाकिस्तान। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसको भारत सरकार का अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है, इसके अकॉर्डिंग दो स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व रखने वाले दो कंट्रीज का निर्माण हुआ। सेल्फ डोमिनेंस रखने वाले, अपने आप में पृथक, सेपरेटेड, तो टू सेपरेट कंट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, दे वर सेल्फली डोमिनेटेड इन देमसेल्व्स, दे वर इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड देशी रियासतों को विकल्प मिला, मतलब थर्ड चीज जो थी वो थी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट वर गिवन एन अल्टरनेटिव, प्रिंसली स्टेट्स को एक अल्टरनेटिव दिया गया। क्या अल्टरनेटिव दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स को, कि क्या उनके पास अधिकार है, क्या अल्टरनेटिव दिया गया था। तो अल्टरनेटिव ये था कि वो चाहें तो वह भारत में शामिल हो सकती हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। दे कैन ज्वाइन आइदर वन, आइदर इंडिया और पाकिस्तान। तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी दैट वाज गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। भारत की भौगोलिक सीमा में थी 552 प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी, उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में 552 जो यहाँ पे रियासत थी या प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासत जिसको बोलते हैं, 549 भारत में शामिल हो गई। इसमें से 549 शामिल हो गई, बची तो कितनी 3, जिसका इतिहास काफ़ी लंबा है।
तो देखिए 549 सेल्फ विल के अकॉर्डिंग एग्रीड हो गई एंड दे ज्वाइंट इंडियाज यूनियन। उन्होंने भारतीय राज्य को, भारत को चुना और उसमें शामिल हो गई। बसती हैं तीन, कौन कौन सी तीन थी इनके बारे में भी जान लें। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ये तीन रियासत थी। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कश्मीर यू नो वेल, और हैदराबाद आपने सुना ही होगा, आंध्र प्रदेश जब पढ़ा है आपने तो। और जूनागढ़ ये गुजरात प्रांत में है। ये तीन ऐसी देसी रियासत रही, ऐसे 3 प्रिंसली स्टेट्स रहे। दे डिडेंट ज्वाइन आइदर ऑफ द स्टेट्स, इन्होंने किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं किया, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। ये अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ये भी कुछ समय के बाद इन्होंने भारत में मिला लिया गया। नो डाउट कि आज के टाइम में हैदराबाद और तुम्हारा ये कश्मीर और जम्मू कश्मीर सब इंडिया के ही पार्ट है, और जूनागढ़। हाँ, तो बात यह है कि एक हैदराबाद को तो एक पुलिस कार्रवाई के अकॉर्डिंग जोड़ा गया इंडिया के अंदर, एक पुलिस प्रोसेसन था, इसमें इनको जोड़ा गया। और जूनागढ़ को एक वोटिंग के माध्यम से, एक प्लेबिसाइट के माध्यम से जोड़ा गया। और कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा जोड़ा गया था, जो विलय पत्र कश्मीर के राजा ने तैयार किया था। विलय पत्र क्या होता है? एक एग्रीमेंट ऑन विच इट वाज रिटन दैट कश्मीर इज गोइंग टू ज्वाइन इंडिया। ठीक है, तो एक तरीके के विलय पत्र के द्वारा जोड़ा गया। तो तीन वो देसी रियासत, तीन वो प्रिंसली स्टेट जिन्होंने इंडिया को रिसेंटली ज्वाइन नहीं किया, बट दे ज्वाइंड इंडिया लेटर बाय द सर्कमस्टांसेस और द सेल्फ विल, किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ ही गई। जैसे हैदराबाद की बात की जाती है, इसको एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा जोड़ा गया। जैसे कि जूनागढ़ की बात की जाती है, तो जूनागढ़ को एक प्लेबिसाइट के माध्यम से, एक लोगों के मत के द्वारा, वोटिंग के द्वारा जोड़ा गया, जबकि कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा जोड़ा गया था। अब बात की जाती है 1950 की, 1950 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हमने उसको इन्फोर्स किया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द स्टेट्स इंटू 4 कैटेगरीज। स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। स्टेट्स वर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज इन 1950। क्लासिफिकेशन, कौन से 4 पार्ट? भाका, वाखा, गा एंड घा, ABCD, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और ये सभी नंबर में देखा जाए तो 29 थे। किस तरीके से? देखिए, अगर आप पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में क्या था? पार्ट ए में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। पार्ट ए क्या था? पार्ट ए वो राज्यों की बात की जाती है जहां पर ब्रिटिश भारत में, जब ब्रिटिश प्रोविंशियल्स एरिया हुआ करते थे, वो राज्यों की बात की जाती है जहां पे किसी टाइम में गवर्नर का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो पार्ट ए कौन सा हुआ? पार्ट ए वो हुआ जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर के द्वारा रूल किए जाते थे। कितने स्टेट्स थे? तो ये 9 स्टेट्स थे, वो राज्य थे जो गवर्नर को जोड़ा जाता है, और 9 राज्य विधानमंडल के शासन में थे। विधानमंडल का मतलब हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाती है। तो पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 ये कहता है कि वो 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए तो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बट वो अपना एक राज्य विधानमंडल के अकॉर्डिंग काम करते थे, मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जुड़े हुए थे। ये 9 स्टेट्स थे पार्ट बी में। जबकि पार्ट सी क्या कहता है? पार्ट सी कहता है ब्रिटिश भारत के कुछ मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। मतलब वो पार्ट जहाँ पे कहीं तो एक तरीके से चीफ कमिश्नर का रूल हुआ करता था ब्रिटिश भारत के, और कहीं पर कुछ शाही शासन, कुछ रॉयल रूलिंग चलती थी, उसको पार्ट सी में रखा गया। पार्ट डी में किसको रखा गया? तो मतलब ये जो भाग सी की बात कर रहे हैं हम लोग, पार्ट सी की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 10 स्टेट थे। केंद्रीकृत प्रशासन बता रहा हूँ मैं, सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था। और अंडमान निकोबार द्वीप को अकेले भाग खा में रखा गया, केवल अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अलग रखा गया। तो इन 1950 व्हाट वी टॉक अबाउट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के अंदर किस तरीके से राज्यों का बंटवारा था। तो दे वर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी।
कैटेगरीज वन क्या कहती है? कैटेगरी वन ये बोलती है कि वो सारे राज्यों की बात की जा रही है जो ब्रिटिश प्रोविंस में आते हैं। कैटेगरी वो बी क्या कहती है? कैटेगरी बी कहती है कि ये वो वाले पार्ट्स हैं या उनकी बात की जा रही है जो राज्य विधानमंडल के अकॉर्डिंग सरकार से संबंध रखते हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, जहाँ पे एक तरीके की स्टेट लेजिस्लेटिव होती है और उसके साथ शाही शासन चलता है, मतलब रॉयल रूलिंग होती है लेकिन वो लेजिस्लेटिव माध्यम से होती है। पार्ट सी में क्या किया गया? पार्ट सी में एक तरीके से ब्रिटिश भारत के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो चीफ कमिश्नर होता था उसके द्वारा या कुछ में शाही शासन चलता था, रॉयल रूलिंग चलती थी, तो वो सारे स्टेट्स आते हैं। जबकि अंडमान निकोबार की बात जब करते हैं हम लोग तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को पार्ट डी में रखा गया था। तो स्टार्टिंग के अंदर जो देशी रियासतों की बात करते हैं हम लोग, उसका सिस्टम कैसे था, कैसे स्टेट डिवाइड थी, ये चीज़ हमको पता चल जाती है कि स्टार्टिंग में जब 1950 की बात करते हैं तो स्टेट को इस तरीके से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कुछ आयोग की। चलो आज उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन से आयोग की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बात की जा रही है आपसे धर कमीशन, जो स्टेट्स के लेकर जुड़ी हुई है, और धर कमीशन के अलावा एक कमीशन की और बात करेंगे आज हम, JVB, इस कमीशन की भी बात की जाएगी। तो अब तक जो देशी रियासत थी या कहूँ कि अपने आप में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये प्रिंसली स्टेट्स का शेष भारत में एकीकरण करना जरूरी था। एक तरीके से देखूँ तो टेम्पररी व्यवस्था थी ये, इट वॉज अ टेम्पररी सिस्टम। तो इस देश के विभिन्न भाग, अलग अलग पार्ट्स, और स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट साउथ, तो मतलब साउथ से ये मांग उठने लगी, ये डिमांड आने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। मतलब आप देखिए कि जहाँ पर प्रिंसली स्टेट की बात की जा रही है कि प्रिंसली स्टेट्स का शेष इंडिया में एकीकरण टेम्पररी था, अभी तक पूरे तरीके से हम प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ नहीं पा रहे थे इंडिया में। उससे पहले एक नई मांग आ जाती है, एक नई डिमांड आ जाती है। डिमांड थी कि वो वैसे स्टेट साउथ से ही आती है, साउथ स्टेट से ही डिमांड आती है कि स्टेट्स शुड बी, स्टेट्स को पुनर्गठन करना चाहिए, रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। और जून 1948 में भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, आयोग मत जिसको बोलते हैं हम लोग धर। धर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस के धर इसके प्रेसिडेंट थे, तो एस के धर के नाम पर इसको धर आयोग के नाम से जाना गया है, एस के धर, ठीक है। इस कमीशन की बात की जा रही है 1948 में, कब? जून में। तो जून में 1948 को जब सबसे पहले भारत सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने इस आयोग को बनाया, इसकी अध्यक्षता एस के धर कर रहे थे और इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, ठीक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, किस बारे में ये रिपोर्ट बना रहा था, क्या इसका सब्जेक्ट था? तो इसका मेन सब्जेक्ट ये था कि इस आयोग को ये बताना था कि भाषाई प्रांत आयोग ये अपने आप में एक लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपोर्ट देगा। वेदर द स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्या इनको रीऑर्गेनाइज करने का बेसिस लैंग्वेज होना चाहिए। एंड दिस रिपोर्ट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एस के धर एंड विद दिस इंटेंशन इट वाज कमीशन। इस तरीके से इस कमीशन को बनाया गया था। और उसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी, दिसंबर के महीने में इसकी रिपोर्ट आ गई। जब दिसंबर के महीने में इसकी रिपोर्ट आती है, दिसंबर 1948 को, धर आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट में लिखा था बिल्कुल क्लियरली कि ये सिफारिश की गई थी, एक एडवाइस, एक रिकमेंडेशन था इस आयोग का, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। मतलब इट बाइकॉटेड द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की मांग उठ रही थी, इसने कहा नहीं, इसकी वजह आप क्या चीज़ अपनाएं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका अपनाएं, एक प्रशासनिक सुविधा अपनाएं कि जहां आपको प्रशासन करने में सुविधा हो, इसके बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। किसने दी ये रिकमेंडेशन? दिस रिकमेंडेशन वाज
प्रिस्क्राइब्ड बाय धर आयोग। धर आयोग ने दिसंबर में ये अपनी रिपोर्ट दी थी कि इसका जो बेसिस है वो लैंग्वेज ना होकर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए जिसके बेसिस पर करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की कर्फबल टाइप की सिचुएशन हो गई, कॉन्फ्लिक्शन जैसी सिचुएशंस आ गई थी, एक असंतोष जैसा फैल गया और रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। एक और कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी और बनाई गई थी। एक कमेटी और बनाए जाने के पीछे रीजन था कि इस वाली कमेटी की हो सकता है रिपोर्ट में और भी इससे अच्छा कोई सुधार आ जाए, इस इंटेंशन के साथ एक कमेटी और बनाई गई थी। तो धर कमेटी ये थी जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि धर कमेटी क्या है, क्यों बनाई गई, क्या रीजन था। तो जून 1948 में बनाई गई थी। रीजन यह था, ये जानकारी लेनी थी क्या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स होने चाहिए। तो इसने रिकमेंडेशन करके बोला कि नहीं, इसका बेसिस एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। फिर दूसरी, जब देखा कि देश के अंदर असंतोष हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीपल्स इम्पेसेंट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन होने के चांसेस हैं, देन दूसरी कमेटी का गठन किया गया था जिसको हम लोग JVP के नाम से जानते हैं। सॉरी, ये नाम इसका JVP क्यों है तो जान लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू एक साइड, जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है, वी वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है। अगर आप P की बात करते हैं तो पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोग इस कमेटी में शामिल थे। दैट इज वाई दिस कमेटी इज कॉल्ड JVP। J मीन्स जवाहरलाल नेहरू, V मीन्स वल्लभ भाई पटेल और P मीन्स पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन इस कमेटी में शामिल थे जिसको JVP के नाम से जाना गया और इससे अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दे दी। दिसंबर में ये बना और इसने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट की, मतलब इसने ये रिपोर्ट पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से रिजेक्ट किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इसने भी इस चीज़ को रिजेक्ट किया। इट ऑल्सो रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया। क्या कहा इसने, हालांकि आगे चलकर अक्टूबर 1953 में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 1953 की बात करते हैं। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शंस ऐसे हुए कि सरकार हेल्पलेस हो गई एंड बिकमिंग हेल्पलेस द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जब उसको लगा कि हाँ इस तरीके से नहीं हो पाएगा, सरकार मजबूर हो जाती है, तब जाके मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। जो मद्रास है, जो आज के टाइम में तमिलनाडु है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मद्रास से जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ये आपका जो नीचे का पार्ट है इंडिया का, यहाँ से तेलुगु वाले पार्ट्स को सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया था। तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर दिया गया, तेलुगु बोलने वाले लोगों को सेपरेट करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। A new state came into existence, Andhra Pradesh. This was the first state that came into existence on the basis of language. ये पहला स्टेट है जो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, ऐसे ही ये राज्य नहीं बन गया। भाषा की बात को सरकार ने यूं ही नहीं मान लिया। दो कमीशन जिन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, वेदर द गवर्नमेंट वॉज हेल्पलेस टू डू सो, सरकार को ऐसा करने के लिए क्यों बेबस होना पड़ा, इसके लिए काफ़ी लंबा एक विरोध आंदोलन हुआ, जिसके मतलब अंतर्गत टू 8 की 56 दिन की भूख हड़ताल। कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, इनका निधन हो गया था। ये इसके मेन सूत्रधार थे जिनकी वजह से सरकार को बेबस होना पड़ा। एक कांग्रेस लीडर पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हो जाने की वजह से, क्योंकि ये 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे, पूरे तरीके से ये हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और इनकी डेथ हो गई। मामला बहुत गर्मा गया, सरकार मजबूर हो गई, तब जाके सरकार को पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये हमें देखने को मिलता है कि सरकार को स्टार्टिंग में
कितनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इवन दो कि इतनी सारी कमेटी बनाई, धर कमेटी बनाई गई, ठीक है। श्रीधर SK जो धर थे वो उसके मतलब चीफ प्रेसिडेंट थे जो उसको देख रहे थे, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। JBP कमेटी बनी, इसने भी इसको रिजेक्ट किया। लेकिन इवन दो साउथ के अंदर इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था ये मेंटेन नहीं हो पाया, और एट लास्ट ये हुआ कि तेलुगु भाषी राज्यों से सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरीके से आंध्र प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया। इस अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये था दो आयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके। एक आयोग की और चर्चा की जाती है जिसका नाम है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। लेट्स नो अबाउट फजल अली कमीशन। क्या है फजल अली कमीशन, ये क्यों चर्चा में आया? देखो, आंध्र प्रदेश के निर्माण से और जो अन्य क्षेत्र थे, जो अदर एरियाज थे, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग वहाँ भी उठने लगी। भाई खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक कहावत है ना। तो द सेम प्रोवर्ब्स इम्प्लाइज हियर कि जब आंध्र प्रदेश बना उसके बाद अन्य क्षेत्रों से भी, अन्य एरिया से भी ये मांग उठने लगी, ये डिमांड आने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए। तो इसकी वजह से भारत सरकार को दिसंबर के मंथ में 1953 में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी, और इसको राज्य पुनर्गठन कमेटी या कहूँ कि 3 मेंबर्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनानी पड़ी, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमीशन, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द फजल अली आयोग। इसको फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन बोला जाता है बिकॉज दिसंबर 1953 इट वॉज मेड अ कमेटी बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने डिसाइड किया कि वह कमेटी बनाएगी। ये 3 मेंबर्स कमेटी थी। इसके अंदर फजल अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और सरकार को एक हेल्पलेस होकर ये डिसीजन लेना पड़ा, इस कमेटी को बनाना पड़ा, क्योंकि सरकार बहुत परेशान हो चुकी थी इस चीज़ को लेकर। होता क्या है, होता यह है कि इसके अन्य 2 सदस्य जो थे, जिनका नाम था KM पर्डेकर और कुजरू, N कुजरू जिनको बोलते हैं, HN कुजरू, तो ये 2 और थे। बाद में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। दिसंबर 1953 में बना और 1955 में इसकी रिपोर्ट आ गई। 2 सालों में इसकी रिपोर्ट आ गई। 1955 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आ जाती है। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट आती है, इस बात को व्यापक रूप से एक्सेप्ट किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। मतलब पहली कमीशन जिसने ये कहा कि लैंग्वेज को बेसिस मानना चाहिए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इससे पहले किसी भी कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम फजल अली आयोग सजेस्टेड द गवर्नमेंट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं, आप भाषा के आधार पर बनाइए, दैट इज गुड, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के बेसिस पर नहीं बनाइए। इसका एक मत था, एक इसकी राय थी, इसका आइडिया था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल बॉडी, तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि भारत की एकता होनी चाहिए। देयर इज मस्ट बी द यूनिटी ऑफ इंडिया। मतलब आप ऐसा ना करें कि कहीं ऐसा पता चले एक ही स्टेट एक राज्य कर दे, नहीं, भारत की अखंडता और एकता की भी बात है, एकता की बात होनी चाहिए। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना देंगे। इसने अपनी रिकमेंडेशन में ये वर्ड्स को जोड़ा। समिति ने जो कमेटी थी, ये फजल अली कमेटी, इसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के लिए 4 बड़े कारक बताए। क्या मेजर कॉजेज थे, क्या मेजर रीजंस थे, उसकी पहचान करके इसने बताई। इसने बोला पहली चीज़ 1 2 3 4 क्या 4 कारक हैं, कौन से केसेस थे। पहला ये था कि देश की एकता एवं सुरक्षा को संरक्षण करना। इफ़ यू वांट द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंड, लैंग्वेज और संस्कृति, कल्चर, इसको एक रूप देना। तीसरी बात कि जो प्रत्येक राज्य है, एवरी स्टेट, पूरे देश में लोगों के कल्याण के लिए योजना और इसका संवर्धन कर पाए, और फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव
चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। तो इसने कुछ चार पॉइंट दिए थे जो इसके कारक कहलाते हैं। मतलब एक तरीके से इसकी सलाह ये थी कि देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण रहेगा। यू कैन मैनेज द यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंड थिंग इज दैट कि यू कैन यूनाइट द कल्चर एंड द लैंग्वेज इन द कंट्री, है ना। तीसरी बात ये बताई गई थी कि जो आपका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो लॉजिकल रहेगा अगर ऐसा होगा। चौथा तरीका ये बताया गया कि एवरी स्टेट पूरे देश में लोगों की कल्याण के लिए काम कर पाएगा, इसका संवर्धन कर पाएगा, ठीक है, इसको और ज़्यादा इनरिच कर पाएगा। ये सारी चीज़ें इस फजल अली आयोग ने सजेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये इसने 2 साल का वक्त लिया, अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और उसके बाद डिसीजन क्या हुआ वो भी जानेंगे। खैर, आयोग ने ये सलाह दी, ये सजेशन दिया, ये रिकमेंडेशन दिया कि मूल संविधान जो है हमारा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग 4 डायमेंशंस राज के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। मतलब जो 4 वर्गीकरण आप अपना रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसने कहा इंडिया को जो आपने इंडिया के जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की कैटेगरी ख़त्म करो, ABCD जो आपने बना रखी है। क्या किया जाए फिर? तो इन्होंने बोला कि इसको समाप्त करो और 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। इसने कहा ये सब खत्म करिए, आप इसकी जगह 16 स्टेट्स बनाइए और 3 UT बनाइए। इस चीज़ का सजेशन भी फजल अली आयोग ने दिया। जब ये सजेशन दिया गया कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, इसको भारत सरकार ने बहुत कम चेंजेस लेकर एक्सेप्ट किया और जितनी भी सिफारिश थी, जितनी भी रिकमेंडेशंस थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर इस तरीके से एक अधिनियम आता है, एक एक्ट आता है, वो एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर आया? फजल अली आयोग के बेसिस पर आया। क्या नाम है एक्ट का? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। राज्य पुनर्गठन, हाँ भाई, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 संविधान में जो संशोधन किया गया था 7वें नंबर का, इसके द्वारा जो पार्ट ए था और पार्ट बी था, इसके बीच की जो दूरी थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो हमने अभी 4 पार्ट पढ़े थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो एक पार्ट ए था और जो पार्ट बी था, इसके बीच का जो गैप था बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और जो पार्ट सी पढ़ रहे थे, गा वाला पार्ट, कि कुछ देसी रियासत थी, कुछ रॉयल तरीके से रूल किया जा रहा था, पार्ट सी ख़त्म कर दिया। तो इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था, मतलब किसी दूसरे स्टेट में उनको ज्वाइन कर लिया गया था। तो कुछ को यूनियन टेरिटरी जो था उसके तौर पर दोबारा से मतलब उनको स्थापित कर दिया गया। तो इस तरीके से परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये निकला कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, 14th राज्य, कितने राज्य? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बन के तैयार हुई। जबकि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? इसकी रिकमेंडेशन जो दी गई थी कि 16 स्टेट और 3 UT होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर 14 स्टेट्स और 6 UT बनाई। तो ये 1956 का एक आपका बैकग्राउंड है, कितने स्टेट्स, किस तरीके से स्टेट की कैटेगरीज को ख़त्म किया गया और स्टेट और UT कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो शायद आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले जो राज्यों की बात चल रही थी, हमने राज्यों को किस कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। तो राज्यों को हमने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। कैटेगरी ए के बारे में भी पढ़ा था हमने कि कैटेगरी ए क्या थी, जिसमें वो राज्य शामिल थे, वो स्टेट शामिल थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का रूल हुआ करता था किसी भी टाइम में। कैटेगरी बी में कौन से आते थे? तो कैटेगरी बी में वो आते थे जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, लेकिन वो इनडायरेक्टली अटैच होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से।
और पार्ट सी क्या होता था, पार्ट सी के अंदर ब्रिटिश भारत के कमिश्नर के द्वारा किए जाने वाला रूल, इसके अलावा कुछ रॉयल शासन आया करता था, ठीक है, शाही शासन था, वो पार्ट सी का ही पार्ट था। कुल मिला के वो 10 थे। इसके अलावा पार्ट डी की बात करते हैं तो केवल अंडमान और निकोबार आते थे। बहरहाल फजल अली आयोग की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फजल अली आयोग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जब इसको बनाया गया था तो यही था कि आंध्र प्रदेश के बाद से मांग उठनी शुरू हुई कि राज्य भाषा के आधार पर होनी चाहिए। भाई बनाया गया इसको 3 सदस्यीय कमेटी, जिसके हेड थे फजल अली। इसने क्या रिकमेंडेशन किया, इसने जो रिकमेंडेशन किया वो सारी कमेटीज से बिल्कुल डिफरेंट था। इसने इस पॉलिसी को माना, हाँ लैंग्वेज के बेसिस पर ऐसा करना चाहिए, और इसने 4 रीजन भी बताए थे, ठीक है। और क्या सजेशन दिया, सजेशन दिया कि एक काम किया जाए कि जो आपने कैटेगरी बना रखी है ABCD, इसको हटाइए, इसकी जगह 16 स्टेट और 3 UT लाइए। बाय द वे सरकार ने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया और एट लास्ट 14 स्टेट्स और 6 UT बन के तैयार हो गई। ABCD जो पार्ट्स थे इनको एक तरीके से एंड कर दिया गया। फिर बात आती है 1956 में, जब ऐसा हो गया, मतलब मैं आपको 1 नवंबर 1956 की जो बात बता रहा था, जहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। 1956 के बाद नए राज्यों के बनने की प्रोसेस शुरू होती है कि 1950 के साथ नए राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कैसे बने। जानेंगे हम ये महाराष्ट्र और गुजरात कैसे बन के तैयार हुए, किस तरीके से दादर नागर हवेली ये एग्जिस्टेंस में आई, कैसे गोवा दमन और दीव हमारे स्टेट के पार्ट्स बने, किस तरीके से पुडुचेरी, नागालैंड, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सारी चीज़ों को पुनर्गठन किया गया, किस तरीके से ये राज्य और संघ शासित क्षेत्र की तरीके से सामने आए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना है कि ये सब कैसे हुआ, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक था वहाँ पे हमने केवल आयोग का डिस्कशन किया है, इसके अलावा कोई नई चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं किया है कि पहले केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का क्या सिस्टम था वो पता चला हमें। इसके अलावा किस तरीके से देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, इन सब के बारे में हम ये तो पता चल गया है कि हाँ इसके बेसिस क्या रहे, और जानेंगे कल कैसे नए नए यूटीज़ और स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए। होप सो आपको आज के सारे आयोग के बारे में जानकारी मिल चुकी है कि ये कौन कौन से आयोग थे, किस किस ने कौन सा काम किया, और कल हम क्या जानेंगे, कल जानेंगे कि स्टेट्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए, किस स्टेट का क्या रोल रहा, किस तरीके से वह इंडियन यूनियन का पार्ट बना। तो होप सो आज का क्लास यहीं पर ओवर होता है। तो मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद, कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर आप लोगों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि नॉलेज बढ़ती जब है जब आप इसको शेयर करते हैं। और दूसरी बात, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।